अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP ऊप का लेसन नंबर 21 है। और इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ प्रीपेड स्टेटमेंट और पैरामीटराइज्ड क्वेरीज़ के बारे में बात करूंगा। प्रीपेड स्टेटमेंट और पैरामीटराइज्ड क्वेरीज़ का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इसमें जो सबसे पहला बेनिफिट है, आपको सिक्योरिटी अच्छी मिल जाती है, यानी कि आपको SQL इंजेक्शन से अच्छी सिक्योरिटी मिल जाती है। और इसके साथ ही साथ आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होती हैं। जो टेक्निक अभी मैंने आपके सामने लिखी हुई है, जिसकी मदद से मैंने पिछले वीडियो लेसन में डेटाबेस के साथ इंटरेक्टिविटी की थी और डिफरेंट क्वेरीज लिखी थी, ये टेक्निक अच्छी नहीं है। बेसिक लेवल के लिए तो ठीक है, मतलब लर्निंग के लिए ठीक है, लेकिन ये टेक्निक अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी डाटा आपका आ रहा था, यानी कि जो मैं डाटा डेटाबेस में इंसर्ट कर रहा था, उसको ना तो प्रॉपरली सैनिटाइज किया गया था और ना ही उसको प्रॉपरली वैलिडेट किया गया था। तो वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन वाला पार्ट मिस था। तो अगर आप अपना डाटा वैलिडेट नहीं करते हैं और उसको प्रॉपरली एस्केप नहीं करते हैं, तो आप अगर पैरामीटराइज क्वेरीज इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए मैं स्टिल आपको कहूंगा कि एटलीस्ट आप अपना डाटा वैलिडेट तो करें, यानी कि जो डाटा आपको रिक्वायर्ड है आप मेक श्योर करेंगे कि आपको डाटा वही मिल रहा है। और उसके फिर बाद की बात आती है सिक्योरिटी की, जो कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको एस्केप किया जाता है। तो पैरामीटराइज्ड टेक्निक अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें एक डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है, और वो जो डिफरेंट प्रोटोकॉल है वो आपके पैरामीटर्स की टेक केयर करता है, उनकी डेटा टाइप चेक करता है और उसके मुताबिक तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म करवाता है, और आपकी क्वेरीज ज़्यादा सिक्योर हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू दिस टेक्निक जो आपके सामने मैंशनड है। ओके, इसमें जो ऊपर वाला कोड लिखा हुआ है मैं इसको लिखा रहने देता हूँ, बल्कि जो यहाँ तक वाला कोड है इसको मैं लिखा रहने देता हूँ, और जो नीचे वाला कोड है ऑब्वियसली ये चेंज होगा। क्वेरी वाला पार्ट भी लिखा रहेगा, ये वाला कोड चेंज होगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट, और इसके आगे मैं लिखूंगा $DB प्रिपेयर। जो प्रिपेयर के नाम से मेथड है, इसको हम बेसिकली एक पैरामीटर पास करेंगे। जो पैरामीटर पास करेंगे वो $क्वेरी है। लेकिन यहाँ पे जो मैं क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इसके अगर आप नोट करते हैं तो मैं डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ, और डेटाबेस में अगर आप डाटा इंसर्ट कर रहे हैं और प्रीपेड स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में इस क्वेरी में थोड़ी सी वेरिएशन आएगी। मतलब जिस जगह पे डायरेक्टली मैं वेरिएबल्स के नाम लिख रहा हूँ इस क्वेरी के अंदर, इनकी जगह पे क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे, और उन क्वेश्चन मार्क्स को प्लेस टेकर कहा जाता है। और इन वेरिएबल्स को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, इसको डिलीट करते हैं क्विकली, और डिलीट करने के बाद जो रिस्पेक्टिव क्वेश्चन मार्क्स है मैं वो लगा देता हूँ। क्वेश्चन मार्क मुझे कितने रिक्वायर्ड है, उसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फुल नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है, तो ये 5 बनते हैं। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज वाला पार्ट है वहाँ पे 5 क्वेश्चन मार्क्स आएंगे, 2 3 4 5। 5 क्वेश्चन मार्क आ गए। 5 क्वेश्चन मार्क आ जाने के बाद नीचे आके इस क्वेरी को प्रिपेयर किया गया। क्वेरी जैसे ही प्रिपेयर होगी, इसने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जो कि स्टेटमेंट का था। अब स्टेटमेंट वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको चेक कर लेते हैं। इफ इज ऑब्जेक्ट, बेशक ऐसे लिख लें, बेशक आप डायरेक्टली लिख लें स्टेटमेंट, यानी कि अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट मिला था, सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ था, तो उस केस में क्या होगा, नेक्स्ट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा $स्टेटमेंट बाइंड पैरम। पैरामीटर्स को बाइंड किया जाएगा, और साथ मुझे डेटा टाइप भी बतानी पड़ेगी। उसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फुल नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है, यानी कि मुझे 5 टाइम्स एस लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो ये जो मैंने एस 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 लिख दिया, ये डाटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब होता है स्ट्रिंग। फर्स्ट नेम ये भी स्ट्रिंग है, लास्ट नेम ये भी स्ट्रिंग है, उसके बाद फुल नेम ये भी स्ट्रिंग है, और उसके साथ ईमेल है वो भी स्ट्रिंग है, और पासवर्ड भी एक स्ट्रिंग है, उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। लेट्स सपोज अगर कोई वैल्यू ऊपर आ रही होती, जैसे फॉर एग्जांपल वो इंटीजर वैल्यू होती, जो कि फर्स्ट नेम है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ID, या कोई नंबर आ रहा होता है, यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू जा रही होती, तो उस केस में जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन मार्क है वहां पे, सॉरी क्वेश्चन मार्क तो वैसे ही आएगा, लेकिन जो नीचे डाटा टाइप वाला पार्ट है यहाँ पे मुझे आई लिखना पड़ना था।
इंटीजर के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले नंबर आ गया। तो ये सीक्वेंस मैच करना चाहिए, जो सीक्वेंस नीचे आ रहा है और जो ऊपर पैरामीटर्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि डेटाबेस टेबल की फील्ड्स हैं, इनका सीक्वेंस मैच होना चाहिए आपस में। लेकिन सबसे पहले एक नंबर है जो कि एक इंटीजर नंबर है, उसके लिए आई आ गया, और उसके बाद आगे स्ट्रिंग टाइप फील्ड्स आ रही हैं, और नीचे मैंने एस एस मैंशन कर दिया कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड्स के लिए। ओके, नंबर की जगह पे अब मैं फिर से लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, और नीचे आते हैं, नीचे आकर मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले मैंने पैरामीटर्स को बाइंड भी तो करना है ना। मैंने पैरामीटर्स को अभी तक बाइंड नहीं किया, तो मेरे पैरामीटर्स ऊपर अवेलेबल है। नाम इस वक्त मैं चेंज कर देता हूँ, और ब्रूस की जगह पे आ जाएगा अली, उसका लास्ट नेम खान आ जाएगा, और ब्रूस की जगह पे मैं लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल अली। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं मेक श्योर करना चाहता हूं कि क्या क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई थी या नहीं हुई थी, तो मैं उसके लिए लिखूंगा और नेक्स्ट लाइन पे मैं लिखूंगा एको डॉलर स्टेटमेंट और अफेक्टेड रोज। ओके, इस क्वेरी को ट्राई करते हैं। अभी अगर आप डेटाबेस टेबल देखते हैं तो देखें उसमें जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं वो डुप्लीकेटेड एंट्रीज आ रही हैं, दो लास्ट में। जो लास्ट आईडी है वो 8 आ रही है। उसके बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, पार्स एरर, सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड दिस ब्रैकेट ऑन लाइन नंबर 27, ऑन लाइन नंबर 27। ओके, ये देखें यहाँ पे मैंने कॉमा लिखा हुआ है, और कॉमा के आगे कोई भी पैरामीटर नहीं है। मैं पैरामीटर्स को बाइंड करना भूल गया था। तो यहाँ पे आ जाएगा डॉलर न्यू एफ नेम डॉलर न्यू एल नेम डॉलर न्यू फुल नेम डॉलर न्यू ईमेल डॉलर न्यू पासवर्ड। तो पैरामीटर्स को मैंने सक्सेसफुली बाइंड कर दिया। उसके बाद क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट था उसको स्टोर करवा दिया बफर में। उसको बफर में जैसे ही स्टोर करवा दिया, फिर बफर से मैंने रीड किया कि कितनी रोज पे इफेक्ट आया था। जो लास्ट क्वेरी एग्जीक्यूट हुई थी उसका इफेक्ट कितनी रोज पे आया था। इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें कनेक्टेड और 1। 1 का मतलब ये है इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया, बल्कि ट्रू रिटर्न नहीं किया, उसने मुझे नंबर ऑफ रोज रिटर्न की जो कि अफेक्टेड रोज थी। तो एक रो पे इफेक्ट आया था, यानी कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ था। अब देखिए यहाँ पे 8 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। 8 रिकॉर्ड्स नहीं है, 7 है असल में। जो लास्ट आईडी है वो 8 आ रही है। लेकिन अगर मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, तो ब्राउज पे क्लिक करने से मेरे पास जो अली के नाम से रिकॉर्ड है जो कि मैंने अभी इंसर्ट किया, वो भी आपके सामने डिस्प्ले हो गया। ये देखें। ओके, अब वापस चलते हैं। अब यहाँ पे मैं कोई डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैंने इंसर्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया था, यहाँ पे अब मैं अपडेट वाला परफॉर्म करता हूँ। इस क्वेरी को रिमूव करते हैं और मैं इसकी जगह पे लिखता हूँ अपडेट यूजर्स सेट फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम इक्वल्स टू कोई न्यू फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख लेते हैं, अपडेटेड फर्स्ट नेम। तो अपडेटेड फर्स्ट नेम है, मैं इसके साथ मेंशन कर देता हूँ अपडेटेड फर्स्ट नेम। यानी कि जो भी स्ट्रिंग है, जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड है जिसको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, उसकी आईडी भी रिक्वायर्ड होगी। वो भी मैं यहाँ पे किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ, आईडी 8। आईडी नंबर 8 यानी कि रिकॉर्ड जिसकी आईडी 8 है, उस पर जो फर्स्ट नेम वाली फील्ड है उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, और उस पर जो भी नाम आ रहा है उसको मैं अपडेटेड फर्स्ट एफ नेम के साथ अपडेट कर रहा हूँ। इसकी जगह कोई और नाम लिख लेते हैं, विक्टर। विक्टर मैंने नाम लिख लिया।
और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ अपडेटेड फर्स्ट नेम, सॉरी यहाँ पे अपडेटेड फर्स्ट नेम मुझे नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं प्रीपेड स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, वेयर ID इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो देखें लकीली मेरे पास एक क्वेरी ऐसी आ गई जिसमें दो तरह की डेटा टाइप्स आ रही हैं, फर्स्ट नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप है और उसके बाद ID एक न्यूमेरिक वैल्यू है यानी कि इंटीजर टाइप नंबर है। तो जो लाइन नंबर 30 है इसको मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली। फर्स्ट नेम एक स्ट्रिंग है तो मुझे सीक्वेंशली यहां पे लिखना पड़ेगा S, यानी कि सबसे पहला पैरामीटर उसकी डेटा टाइप S है और जो आखिरी पैरामीटर है उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, तो मुझे यहां पे I लिखना होगा। और उसके बाद जो नीचे मैंने वेरिएबल्स को बाइंड किया था लास्ट टाइम उनको मैं रिमूव कर देता हूं। उनको रिमूव करने के बाद मैं यहां पे लिखता हूं डॉलर अपडेटेड फर्स्ट नेम और डॉलर ID, और उसके साथ ही मेरे पास रिजल्ट भी आ जाएगा। इसको सेव करते हैं और रिजल्ट क्या आएगा, अफेक्टेड रोज, नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज। और जो रिकॉर्ड नंबर 8 है जिसकी ID 8 है मैं उसको बेसिकली अपडेट कर रहा हूं। रिफ्रेश करते हैं और मेरे पास 1 आ गया। 1 का मतलब ये है कि 1 रो अफेक्टेड। और देखें जो रिकॉर्ड नंबर 8 है यहाँ पे ब्रूसली लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, इस टेबल को मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने पे ये अपडेट हो जाएगा। रिफ्रेश और देखें यहाँ पे विक्टर ली लिखा हुआ आ गया इंस्टेड ऑफ ब्रूसली। ओके, अब वापस आते हैं। इंसर्ट वाली क्वेरी हो गई, उसके बाद अपडेट वाली क्वेरी हो गई। अब सेलेक्ट वाली क्वेरी लिखते हैं। सेलेक्ट ID फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम यूजर्स। अब यहां पे नोट करें मैंने 3 कॉलम्स को सिलेक्ट किया है, एक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक ID। इनको मैं बेसिकली डेटाबेस में से निकालना चाह रहा हूं, यानी कि सिलेक्ट करना चाह रहा हूं, रिमूव नहीं करना चाह रहा, सिलेक्ट करना चाह रहा हूं। ये देखें सिलेक्ट की क्वेरी है। तो इनको सिलेक्ट करने के लिए अब मुझे पैरामीटर्स को बाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो पैरामीटर्स को बाइंड उस सूरत में किया जाता है अगर आपकी क्वेरी उन पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट हो। तो यहां तो मैं कोई भी, मेरे पास ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जो मेरी क्वेरी है वो इन पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है, तो मैं इन पैरामीटर्स को निकाल देता हूं। ये सिर्फ डेटाबेस में से डेटा सिलेक्ट कर रही है। और यहां पे मुझे एक और लाइन ऐड करना पड़ेगी क्योंकि इस बार मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट को बेसिकली बाइंड करवाना होगा वेरिएबल के साथ। तो मैं यहां पे लिखूंगा स्टेटमेंट बाइंड रिजल्ट, और जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है मैं यहां पे लिखता हूं DB ID, DB fname, DB lname। अब जब ये क्वेरी मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूट हो जाने पे जब मैं रिकॉर्ड्स को फेच करूंगा तो जो फेच हो जाएंगे रिकॉर्ड्स वो इन वेरिएबल्स को असाइन हो जाएंगे। ऊपर आप नोट करें इन वेरिएबल्स को ऊपर कहीं पे मैंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, इनको मैंने डायरेक्टली जो बाइंड रिजल्ट के नाम से मेथड है उसमें पास कर दिया है। तो अब जैसे जैसे डेटाबेस में से मैं रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करूंगा यानी कि उनको फेच करूंगा, तो फेच करने के बाद वो इसमें स्टोर होते जाएंगे, यानी कि डायरेक्टली इनमें फेच करवा लूंगा मैं रिजल्ट्स को। ओके, तो नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद मैं वाइल का लूप लगाता हूं। सबसे पहले तो यहां पे लिखते हैं, चेक कर लेते हैं, इफ, यहां पे आके लिखते हैं इफ डॉलर स्टेटमेंट और उसके बाद नम रोज आर ग्रेटर देन 0। अगर नम रोज ग्रेटर देन 0 हैं तो इसका मतलब ये है कि डाटा बेस में से डाटा निकला है। तो इस केस में क्या काम करेंगे, डाटा को यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वाइल लूप, और वाइल लूप में आके मैं लिखूंगा डॉलर स्टेटमेंट और फेच। जो फेच मेथड है स्टेटमेंट वाला मैं उसको कॉल कर लूंगा वाइल लूप के अंदर। और सिंपली जो मेरे पास ये वेरिएबल्स आ रहे हैं DB ID, DB fname और DB last name, जो कि मैंने खुद इस मेथड को पास किए हैं, मेरे रिजल्ट्स बेसिकली इन वेरिएबल्स में स्टोर होंगे। तो मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ डॉलर DB ID
इसको ब्रेक कर लेते हैं। उसके बाद $dp fname, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। $db lname, ये भी लाइन ब्रेक कर लेते हैं। बल्कि मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे मुझे लाइन ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं, जो एक रिकॉर्ड है आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो एक ही लाइन पे आ जाएगा और उसके बाद जाके लाइन ब्रेक होगी, ये ज़्यादा बेहतर है। इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश, और ये देखें आईडी नंबर 1 असद, आईडी नंबर 2 जॉन स्मिथ, हमजा, नवीद, मोहसिन, ब्रूसली, विक्टर और अली खान। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड सेलेक्ट करूँ, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मुझे वेयर क्लॉज ऐड करना होगी और मैं किसी आईडी की बेस पे सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और जो ऊपर अगर आप पैरामीटर्स देखते हैं तो मुझे एक सिंगल पैरामीटर रिक्वायर्ड है, यानी कि एक पैरामीटर बाइंड करना पड़ेगा जिसकी बेस पे क्वेरी चलेगी। तो लाइन नंबर 30 पे आते हैं, मैं यहाँ पे आकर लिखूँगा स्टेटमेंट और बाइंड पैरम। बाइंड पैरम में जाके आईडी को बाइंड कर दूंगा $id। अब जो ये रिजल्ट है जो कि इस आईडी से मैच करेगा वो रिजल्ट इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा और साथ ही साथ नीचे डिस्प्ले भी हो जाएगा। नीचे मैं एल्स वाला भी चेक लगा लेता हूँ ताकि आपको पता रहे कि डेटाबेस में से कोई डाटा सिलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ डाटा रिलेटेड टू आईडी $id does not exist। इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद ब्राउज़र पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो देखें विक्टर ली, और लेट्स सपोज और इस दफ़ा जो मैं क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाऊँगा, ऑलरेडी सेलेक्ट का ऑपरेशन तो परफॉर्म कर दिया है, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि मैं डिलीट का ऑपरेशन भी परफॉर्म करूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम जो कि यूजर्स है, वेयर क्लॉज। अगर मैं स्पेसिफिक होना चाहता हूँ, कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं वेयर क्लॉज का यूज़ करूँगा, वेयर आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और इस दफ़ा जाहिर है मैं रिजल्ट्स को सिलेक्ट नहीं कर रहा तो मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो मुझे इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर स्टोर रिजल्ट और उसके बाद अफेक्टेड रोज। यहां पे आके मैं लिखता हूं अफेक्टेड रोज इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर एक रो अफेक्ट हुई थी तो इसका मतलब ये है जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया। एको one record deleted with the ID $id। यहाँ पे ब्रेक टैग ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। इसको ट्राई करते हैं। अब जो रिकॉर्ड मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ उसकी आईडी 8 है, और आईडी नंबर 8 पे जो रिकॉर्ड आ रहा है वो विक्टर के नाम से है, जिसको मैंने अपडेट किया था। उसको पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें विक्टर ली, मैं इस रिकॉर्ड नंबर 8 को डिलीट करवाना चाह रहा हूँ। तो वापस आते हैं, मैंने यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, देखें वन रिकॉर्ड डिलीट विद आईडी 8। और अगर डेटाबेस टेबल पे चलते हैं तो रिकॉर्ड नंबर 8 डिलीट हो जाना चाहिए। मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश करने पे देखें रिकॉर्ड नंबर 8 डिसअपियर हो गया, यानी कि डिलीट हो गया। तो जब भी आप MySQL डेटाबेस यूज़ करते हैं जो कि आपकी फिजिकल डेटाबेस है, आपकी स्टोरेज का जो काम करती है, और आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप MySQLi का भी इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं या PDO का भी इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने MySQLi का ही इंटरफेस यूज़ करना है और आपको पता है कि आपकी डेटाबेस इन फ्यूचर चेंज नहीं होगी, आप MySQL डेटाबेस यूज़ करते रहेंगे, तो उसके लिए
फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये प्रीपेड स्टेटमेंट का ही हमेशा इस्तेमाल करें। यानी कि जब भी आपने माइस्केलाई वाली लाइब्रेरी यूज़ करनी है और आपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप पैरामीटराइज्ड क्वेरीज का यूज़ करें। उसके साथ ही साथ अगर आप पीएचपी प्रोसीजरल में काम कर रहे हैं तो उसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप माइस्केलाई वाली लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तो हमेशा प्रीपेड स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया करें। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है वो पीडीओ से रिलेटेड होगा, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है उसमें मुलाकात होती है आपसे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।